चलिए सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जितने भी स्टूडेंट से जुड़े हो वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के टॉपिक पे। जैसे मैंने आप लोगों से कहा भी था कल की रोज रात को 9 बजे करंट अफेयर का आपका टॉपिक होगा और उसी मुद्दे पे मैं आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अकेडमी के बारे में बता देता हूँ और समय को व्यर्थ ना किए करते हुए आप लोग के जो भी करंट अफेयर के जो भी मेन मेन टॉपिक है, जो पर डे के टॉपिक होंगे, पर डे के करंट अफेयर्स होंगे, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आज वैसे भी 1 फरवरी है, बजट आज प्रस्तुत हुआ है, सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन बजट का एक स्पेशल क्लास ही मैं आप लोगों से ले लूंगा। ठीक है, तो चलिए अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विथ अस, टॉप एजुकेटर हैं, क्वालिटी कंटेंट है, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है और आप इस चैनल पर सभी का स्वागत है। ठीक है, अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग आइए जल्द से जल्द। अगर मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो डेली लाइव क्लास मिलेगा, जैसे मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ ऐसे ही लाइव क्लास आपको मिलेगा। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से आपको क्लास देखने को आपको मिलेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि सीधा प्रसार लाइव क्लासेज है, स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास है आपके। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपको क्लास मिलेंगे। और सबसे मजे की बात है कि कम से कम आपको टीचर ऑप्शंस हैं आपके पास, टीचर चूज करने के, जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं उससे पढ़ सकते हैं आप लोग। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ठीक है, कि अगर आप लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं तो जो लाइव क्लास होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा और आप कभी भी चाहें उसको अनलिमिटेड एक्सेस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ये अनअकैडमी का ऐप है जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हों वो लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, और भी देखिए, ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देना होता है अनअकैडमी के बारे में, मैं इसी टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, इसलिए हर टेलीग्राम के लिंक से जुड़े रहिए आप लोग और टेलीग्राम को बार बार आप लोग देखते भी रहिएगा। ठीक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं यूपीएससी सीएससी के फील्ड के, क्योंकि मैं यूपीएससी सीएससी को ही डील करता हूँ, तो जितने भी टॉप एजुकेटर हैं यूपीएससी सीएससी के वो सारे एजुकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर जस्ट सब्सक्रिप्शन अवे। ठीक है, तो आप किसी से भी क्लास ले सकते हैं। यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन के बारे में और भी कुछ बात करूँ, जैसे पॉलिटी कोऑर्डिनेशन आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का है, ऑप्शनल कोर्स है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करेंट अफेयर है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी है और एंसर राइटिंग कोर्स है। किसी में भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और भी देखिए, प्लान के बारे में 2 तरह के प्लान है, एक प्लस का प्लान है, दूसरा आइकॉनिक का प्लान है। प्लस का प्लान 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 49,500 है। ये कोड है PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा, कोड यूज करेंगे और 10% डिस्काउंट के बाद आपको पे करना है 44,550 आपको पे करना है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। ये चारों बेनिफिट आपको मिलेंगे प्लस वाले सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा प्लान है आइकॉनिक का प्लान है, 69,500 है, कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट मिलेगा और आज आइकॉनिक का प्राइस भी बढ़ने वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। तो 62,550 आपको पे करना होगा। देखिए, इस पे आइकॉनिक अगर आप लेते हैं तो ये प्लस वाले चारों फीचर्स तो रहेंगे ही, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। इसके साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये मिलेगा आपको आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पे। ये वैकल्पिक विषय का सब्सक्रिप्शन है यूपीएससी सीएससी के। वैकल्पिक विषय यहाँ लिख भी देता हूँ, वैकल्पिक विषय, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वैकल्पिक विषय को ही कहते हैं और यूपीएससी में एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होता है। ये 1 महीने का है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है और 27,500 इसका चार्ज है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा और 10% डिस्काउंट के बाद जो पे करना है 1 ईयर का 24,750 आपको पे करना होगा। और भी देखिए, कई सारे बैचेज हैं, जैसे मैंने कहा भी था कि 25 जून से बहुत सारे बैचेज आ चुके हैं। तो देख लीजिए, जिनको 21 की तैयारी करनी हो, क्योंकि 11 जून को आपका पेपर है, मैं बार बार कह चुका हूँ, इस दिन को मत भूलिएगा, क्योंकि यूपीएससी का आपका प्रीलिम्स का पेपर है। तो प्रीलिम्स का पेपर है जिन बच्चों का, तो पेपर है कि तो पेपर की तैयारी के लिए समय कम बचा है, क्योंकि आज 1 फरवरी है, आज भी बजट प्रस्तुत हुआ था, प्रस्तुत हुआ कहता हूँ, कल बजट के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया भी था रात को। ठीक है, और अब याद रखिएगा, हर दिन रात को 9 बजे 9 PM आपका रोज क्लास चलेगा, डेली क्लासेस चलेंगे करंट अफेयर की आपकी। तो इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने सिलेबस पे भी ध्यान दीजिए, करंट अफेयर मेरे पे छोड़ दीजिए, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। भली बात ही आप लोग मुझसे मेरे बारे में जानते होंगे आप लोग।
तो 21 का है, 22 का और 23 का है, ठीक है। तो 25 जनवरी से आपसे बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। देख लीजिए बहुत सारे बैचेज हैं जो 6 महीने के बैच हैं, बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो इसको देख लीजिए। और 1 ईयर के भी बैच हैं, कंप्लीट 1 ईयर के यूपीएससी सीएससी के बैच है 2022 के लिए। जिनको 2022 का पेपर देना हो, अगले साल पेपर जिनको देना हो, जिन्होंने टारगेट अगले साल का बनाया है, उनके लिए भी देखिए बहुत सारे बैचेज हैं, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो इस बैच में भी आप लोग एडमिशन करके एनरोल करा के अपने आप को क्लासेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, 25 जनवरी को डेट है और ये कोड है PJ01, तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भी देखिएगा 25 जनवरी को और भी बैचेज हैं जो उनको 2023 का पेपर देना हो, तो जो अभी 2023 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 2023 का प्रीलिम्स देना है, क्योंकि अपने अटेम्प्ट को मत बर्बाद कीजिएगा आप लोग, क्योंकि अटेम्प्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिसके खत्म हो जाते हैं उससे पूछोगे क्या दर्द होता है अटेम्प्ट का, ठीक है। तो मेरे कहने का बस मतलब यही है कि अपने अटेम्प्ट को बर्बाद मत कीजिए। अगर लक्ष्य बनाया है 23 का या 22 का या 21 का, बहुत सारे बैचेज आ चुके हैं, आप किसी में एनरोल करा सकते हैं। बाइलिंगुअल में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ये कोड है, इस कोड का यूज करके PJ01 अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ये NCERT का बैच है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल में भी है, तो आप इसमें भी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आज का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। समय बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, और रात का समय है तो वैसे भी सभी लोग इंपॉर्टेंट तो होगा ही, क्योंकि रात को बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के। तो तो पहला आज का जो टॉपिक है, 28 फरवरी लाला लाजपत राय साहब की जन्मदिन मनाई गई है, उसी पे मैं चर्चा भी करूंगा। बेसिकली लाला लाजपत राय सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। लाला लाजपत राय साहब, जैसे मैंने बताया भी था, लाला पंजाब केसरी इनको कहा जाता था। और ये जैसे कि गरम दल और नरम दल आप लोगों को शायद मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया भी था। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये भी पढ़ाया था कि गरम दल और नरम दल के थे, तो ये लोग गरम दल से आते थे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और लाला लाजपत राय साहब की जयंती बनाई गई है, 28 जनवरी को मनाई गई है। उसी के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा आज। इतिहास में पन्नों में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, लाला साहब का। और इन्हें कहा जाए तो इन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो इनकी भूमिका थी, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नरम दल और गरम दल, तो ये लोग गरम दल से आते थे। लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और बाल लाल लाला लाजपत राय, बाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। और ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय लाल हो गए, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं पढ़ा भी देता हूँ, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद इनके बारे में कभी भी किसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लोग इनके आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। लाला लाजपत राय हिंदू समाज सुधारक, स्वतंत्रता आंदोलन इत्यादि से जुड़े हुए थे। सभी लोग जानते भी हैं कि ये हिंदू धर्म में सुधार की बात करते थे, और इसके साथ ही साथ ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए भी थे। भगत सिंह जो कहते हैं कि मैं ईश्वरवादी क्यों हूँ, भगत सिंह 23 मार्च 1931, सरदार भगत सिंह का आपको पता ही है, शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और चंद्रशेखर आजाद लाला लाजपत राय से बेहद ही प्रभावित थे। जाहिर सी बात है, चंद्रशेखर आजाद जिनके आज इलाहाबाद में एक पार्क भी है, चंद्रशेखर आजाद के नाम से पार्क है, एक दोस्त की मुखबिरी की वजह से इन्होंने अंग्रेजों को इतना भी कहा कि अंग्रेजों की गोली से मैं नहीं मरना चाहता, इन्होंने खुद को अपने आप को गोली मार लिया। और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम अंकित है। शहीद चंद्रशेखर आजाद साहब, भगत सिंह साहब, इन्होंने इतनी कम उम्र में ही वो काम कर दिया जो आज इतिहास के पन्नों में इनका नाम अमर है। ठीक है, भगत सिंह जो कहते हैं कि मैं ईश्वरवादी क्यों हूँ, पढ़ाऊंगा इनके बारे में भी, जब आने वाले समय में इनके बारे में भी एक दिन इस पर भी टॉपिक ले लूंगा। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद लाला लाजपत राय को अब से बेहद प्रभावित थे, और उन्होंने साइमन कमीशन का विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया था। और लाहौर में साइमन कमीशन, आपको पता है कि साइमन कमीशन आया था भारत में, 10 साल के लिए बुलाया गया था उनको। साइमन कमीशन जब भारत में आता है, उसमें जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे के सारे अंग्रेज सदस्य होते हैं। ठीक है, 7 सदस्यीय कमीशन के सदस्य होते हैं, इसलिए कोई भी भारतीय कमीशन में सदस्य नहीं था। इसका बहुत ही विरोध भी किया गया था साइमन कमीशन का, साइमन वापस जाओ का नारा भी दिया गया था, साइमन गो बैक। लाठीचार्ज होता है लाहौर में, और लाला लाजपत राय को बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उन्होंने साइमन कमीशन का जमकर विरोध किया, और जमकर जब विरोध करते हैं तो लाहौर में साइमन कमीशन में विरोध के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। जाहिर सी बात है, जब लाठीचार्ज होगा तो कहीं ना कहीं चोट तो लगना लाजमी है, और जब इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, लाठीचार्ज होती है तो उनको चोट लगती है, और जिससे वे बुरी तरह से जख्मी होते हैं, और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया था। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है।
तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में लगातार कई सालों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। लाल बाल पाल किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और जैसे मैंने कहा कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जो है इनसे बहुत प्रभावित थे, ठीक है, दोनों लोग बहुत प्रभावित थे। और जैसे मैंने कहा था कि लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते करते जब इनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाती है कि ये नारा देते हैं साइमन गो बैक, और साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है इसलिए कि साइमन, क्योंकि कमीशन जो था उसमें जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे, कोई भारतीय उसमें सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन के बारे में हमेशा यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इन पर लाठी चार्ज किया गया, लाठी जब चार्ज होता है तो इनकी ये घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, और 17 नवंबर 1928 को इनका निधन हो जाता है लाला लाजपत राय साहब का। लाला लाजपत राय देखिए आप लोग सभी लोग, ठीक है। और भी देखिए पंजाब केसरी के नाम से सभी लोग जानते भी हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी की सत सत नमन है इनको। 28 जनवरी को उनकी जयंती मनाई जाती है। 28 जनवरी 2021 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय साहब की 156वीं जयंती मनाई गई है, और उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब का खिताब भी दिया जाता है। और केसरी, पंजाब केसरी तो एक पेपर भी निकलता है, आप लोग जानते भी होंगे। तो उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है और लायन ऑफ पंजाब का भी खिताब दिया जाता है। जैसे इस बार बीपीएससी में, जैसे मैंने कहा भी था कि बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन पूछा था लोक नायक और लोक नायक है, ठीक है, लोक नायक किसे कहते हैं, और ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण साहब को कहा जाता है, ठीक है। और लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस बार के बीपीएससी में पूछा गया था। लोकमान्य तिलक साहब को कहा जाता है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण साहब को कहा जाता है। इस बार के बीपीएससी में पूछा था। जैसे नेताजी के शब्द, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी के आगे नेताजी का शब्द है, तो नेताजी किसके द्वारा कहा गया था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि 28 जनवरी 2021 को महान स्वतंत्रता सेनानी जो है लाला लाजपत राय साहब की 156वीं जयंती थी, और उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ सफारी का पंजाब का खिताब दिया गया है। लाला लाजपत राय साहब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि लाला लाजपत राय का जन्म जो हुआ था 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। तो 65 में से 21 घटा लीजिए, 156 साल आ जाएगा, तो इसीलिए 156वीं जयंती मनाई गई है। और उनके पिताजी सरकारी स्कूल में एक अध्यापक थे, ठीक है। तो इनका जन्म जो हुआ था पंजाब में हुआ था, और उनके पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। और पंजाब की बात आज जो कर रहा हूं मैं, आप ये मत समझिए कि उसमें पाकिस्तान भी अपने ही पास था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में बटा है। तो सोचो पंजाब बहुत बड़ा एरिया था। और आगे बात करते हैं लाला लाजपत राय साहब के बारे में थोड़ा सा और भी देख लीजिए। कई इससे जितनी बार जितनी क्वेश्चंस कहा जाए उससे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछा जाता है। लाला लाजपत राय को लाल बाल पाल नामक त्रिमूर्ति के सदस्य थे। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। और बाल से जैसे मैंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक, तिलक। और पाल का मतलब होगा बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लाल बाल पाल त्रिगुट के सदस्य लोग थे। ये लोग एक सदस्यता बनाई थी, त्रिगुट बनाया था इन्होंने, त्रिमूर्ति कहलाए जाते हैं। और इसमें पंजाब के लाला लाजपत राय साहब के थे, लाला लाजपत राय पंजाब के रहने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक साहब महाराष्ट्र के थे, और बंगाल के बिपिन चंद्र पाल इसमें शामिल थे, जो गर्म दल के नाम से आप लोग जानते भी हैं। इन तीन नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उन तीनों ने स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने के लिए देश भर में लोगों को एकजुट करने का काम किया। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों का उद्देश्य एक ही था, चाहे वो गर्म दल हो चाहे वो नरम दल हो, दोनों का मेन उद्देश्य एक ही था कि देश में आज़ादी जाए, देश में अपना संविधान हो, देश में स्वदेशीकरण की भावना हो, देश में अपना अधिकार हो। हम अंग्रेजों से, उनका ये कहना था कि हम अंग्रेजों से छीन के अपना हक मांगेंगे। और जैसे गर्म दल वाले कहते थे कि हम अंदर जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, उसमें जाएंगे, अंदर जाके हम लोग उसमें जाके वहाँ पर रिफॉर्म करेंगे। तो इनका दोनों का उद्देश्य एक ही था कि ये देश में आज़ादी चाहिए, स्वशासन चाहिए, स्वदेशीकरण चाहिए, खुद का संविधान चाहिए। लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग था। गर्म दल का भी वही तरीका था, नरम दल का कुछ अलग तरीका था। गर्म दल का ये था कि हम अपना आज़ादी छीन के लेंगे, और नरम दल का ये था कि हम उसमें अंदर जाएंगे, अंदर जाके हम उसमें चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पेपर में लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी देखिए, अगला जो टॉपिक है मानव स्वतंत्रता सूचकांक है, जिसमें भारत को 111वां स्थान मिला है। पेपर में देखो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे प्रेस इंडेक्स है या मानव स्वतंत्रता सूचकांक है, या कोई भी इंडेक्स अगर निकलता है तो भारत सरकार के द्वारा या कहीं से भी निकलता है तो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो चलिए हम पढ़ लेते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक का। पेपर में लगातार ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। हाल ही में मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया गया है और इस सूचकांक को जो जारी किया है वो किया है कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट और काटो इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा सकता है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 का जो जारी किया गया वो किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट और काटो इंस्टीट्यूट ने इसे जारी किया है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जो है नागरिक आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक वैश्विक रैंकिंग है और इस सूचकांक में व्यक्तिगत नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 संकेतों के आधार पर 162 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो कहने का मतलब है कि कोई ना कोई पैरामीटर होगा, उसी पैरामीटर पे कोई काम भी करेगा। तो जो पैरामीटर है 76 संकेतों के आधार पर वो पैरामीटर डिसाइड किया गया और उस पैरामीटर के हिसाब से 162 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत का प्रदर्शन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है ये आपकी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। और इस पिछले साल के मुकाबले भारत 17 स्थान नीचे फिसल गया है और इस सूचकांक में भारत जो है ने 6.43 का स्कोर प्राप्त किया है। तो देख लीजिएगा कि ये पिछले साल 2019 की तुलना में भारत जो है 17 स्थान नीचे आ गया है और भारत की जो रैंकिंग है 117 है इस समय। तो ये याद रखिएगा कि कभी भी कोई पेपर पूछता है, चाहे स्टेट पीसीएस में हो चाहे यूपीएससी में हो, कम से कम 2 से 3 साल तक का पढ़िए। 18 का, 19 का और 20 का, कम से कम मान लीजिए इस साल का जो है प्रेजेंट वाला उसके 2 साल पहले का भी पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर में आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 2020 का जो स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट और कार्टर इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो 2020 का जो जारी किया गया तो उसमें मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 111 स्थान दिया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 19 स्थान नीचे फिसल गया है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। तो जाहिर सी बात है 111 में अगर आप 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 9 गया 2 होता है और 10 में से 1 गया 9 होता है, तो 92 होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 2019 में हो जाएगा 92 और 2020 में हो जाएगा आपका वो 111। ठीक है, तभी तो होगा आपका कि 19 स्थान पीछे किसका है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्कोर है 6.43 इस साल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी देखिए, भारत का यह स्कोर औसतन मानव स्वतंत्रता सूचकांक रेटिंग 6.93 की तुलना में बेहद कम है। क्यों कि 6.93 जो है ऑन एवरेज की बात की जा रही है, ऑन एवरेज जो होता है उससे कम है। क्योंकि क्यों कम है, क्योंकि भारत की जो रैंकिंग है 6.43 है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि भारत की जो रैंकिंग है 6.43 स्थान प्राप्त किया है भारत ने। और जैसे मैंने कहा कि औसतन की अगर हम बात करें तो जो रैंकिंग है 6.93% है और भारत की रैंकिंग जो है 6.43 है और ये जो है एवरेज से भी कम है। और इस सूचकांक में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में भारत ने 6.30 का स्कोर हासिल किया है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता में भारत ने 6.56 का स्कोर प्राप्त किया है। यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में तो 6.30 है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता में 6.56 का स्कोर प्राप्त किया है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आप लोग, इसके साथ साथ अगल बगल के जितने भी देश हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी अगल बगल के देश हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। पड़ोसी देशों के मुकाबले में भारत का प्रदर्शन कुछ बेहतर है। क्यों प्रदर्शन बेहतर है, क्योंकि जानते हैं कि पड़ोसी देशों की रैंकिंग कैसे कैसे है। और पड़ोसी देशों के बारे में अगर हम बात करें, भारत जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि चाइना के बाद भारत की जनसंख्या दूसरी जनसंख्या है, जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। तो पड़ोसी देशों के मामले में भारत का प्रदर्शन कुछ बेहतर है। और इस सूचकांक में जो पाकिस्तान है, कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है वहाँ के, कमेंट कीजिए और आपको बताइए। आप लोग कमेंट करके 1 मिनट बताइए, बस 1 मिनट रुक जाइए।
चलिए मैं आ गया। तो भारत का जो स्थान है, तो भारत का स्थान जैसे मैंने कहा कि 111 है, और पिछले साल की तुलना में 19 स्थान नीचे खिसक गया है। यही बताया मैंने आप लोगों को। गला बैठ गया था, कई दिनों से गला बैठ रहा है। कोई बात नहीं, ठंड का समय है। तो पड़ोसी देशों के मुकाबले में भारत का प्रदर्शन कुछ बेहतर है, और इस सूचकांक में पाकिस्तान जो है 140वें स्थान पर है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। बड़ी उम्मीदें थी इनसे, जब ये पीएम बने तो लगा कि हम लोग कुछ नया करेंगे ये। खैर, ये भी वैसे ही निकले जैसे सब निकले। जबकि बांग्लादेश है, बांग्लादेश के पीएम का नाम बताइए कि क्या है इनका। 139वें स्थान पर है, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। कब आज़ादी मिली थी पूर्वी पाकिस्तान को, कोई बता सकता है? मुक्ति दिवस मनाया गया अभी रिसेंटली। इस सूचकांक में चीन और भूटान को क्रमशः 129वां और 108वां स्थान प्राप्त हुआ है, और श्रीलंका को 94, और नेपाल बहुत प्यारा देश है 92, जहाँ के पीएम साहब केपी शर्मा अभी रिसेंटली पढ़ाया था आपको, तो 92वां स्थान मिला हुआ है, जिसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। केपी शर्मा ओली जी ने अभी हाल ही में त्याग पत्र दिया है, सभी लोग जानते होंगे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी है नेपाल की, तो इसके बारे में सब आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस सूचकांक में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 देश हैं, जो इस प्रकार हैं। जो टॉप 10 में जिन देशों का नाम आता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी आता है, कम से कम 1 2 3 तो याद रखिए। कौन कौन है देखिए। पहला है न्यूजीलैंड है, तो पहला याद रख लीजिएगा न्यूजीलैंड है। दूसरा है स्विट्जरलैंड है। तीसरा है हांगकांग है, हांगकांग, ठीक है, हांगकांग। और हांगकांग में भी बारे में अभी बताया भी था कि हांगकांग के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था कि चाइना के द्वारा उइगर मुसलमानों के बारे में जब मैं एक दिन चर्चा किया था आप लोगों से, तो उस समय बताया था कि हांगकांग में चाइना के विरुद्ध बोलने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। उसे राष्ट्र के विरुद्ध विरोध माना जाता है कि अगर कोई बोल देगा तो ये तौहीन मानी जाएगी इस हांगकांग में। तो ये भी आप लोगों को जब मैं पढ़ाया था तो उस समय चर्चा हांगकांग के बारे में भी किया था। तो पहले है न्यूजीलैंड है फर्स्ट टॉप 10 में, दूसरा है स्विट्जरलैंड है, और तीसरा है हांगकांग है। उसके बाद डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, आयरलैंड है, एस्टोनिया है, जर्मनी है, और स्वीडन है, ठीक है, और जापान 11वें स्थान पर है। और इस सूचकांक पर यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका 17वें स्थान पर है। यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है और अमेरिका जो है वो इस समय 17वें स्थान पर बने हुए हैं। और इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जो हैं, इनका भी नाम जरूर आप लोग को जानना चाहिए। जैसे कि सीरिया है, सभी लोग जानते ही हैं, सूडान है, यमन है, वेनेजुला और ईरान है। तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले आपके मानव स्वतंत्रता सूचकांक में, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सीरिया, सूडान, यमन, वेनेजुला और ईरान है। तो सबसे टॉप पे कौन है, सबसे बॉटम पे कौन है, भारत की रैंकिंग क्या है, और भारत के अगल बगल पड़ोसियों की क्या रैंकिंग है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और पिछले साल की तुलना में भारत की रैंकिंग में कितना नीचे खिसक गया है, ये भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। मानव स्वतंत्रता सूचकांक जैसे मैंने कहा भी कि कई सारे संकेत होते हैं, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर को लेके ही मानव स्वतंत्रता सूचकांक या कोई भी सूचकांक बनाया जाता है। तो इस सूचकांक को व्यक्तिगत और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 संकेतों का उपयोग करके तैयार किया गया है। और इन संकेतों में कानून है, सुरक्षा है, कानूनी व्यवस्था है, धर्म है, संपत्ति के अधिकार जैसे इसमें क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। तो ये भी आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए इन सूचकांकों में भारत का क्या प्रदर्शन है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। पिछले कुछ समय में कई सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन में गिरावट आई है, और अप्रैल 2020 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, उसमें भारत ने 142वां स्थान हासिल किया था। और वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में 26 स्थानों की गिरावट आई थी। इसके अलावा भारत ने अकादमिक स्वतंत्रता और इंटरनेट स्वतंत्रता सूचकांक में भी काफी कम स्कोर प्राप्त किया है। तो जितने भी रैंकिंग होते हैं, चाहे कोई भी रैंकिंग अंतराल का भी पूछे या कोई भी रैंकिंग अगर आती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर में लगातार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक आउटलुक 2021 के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वैसे भी आज बजट पेश किया गया है। बजट के बारे में आप लोग को कल रात को भी थोड़ा सा हिंट मैंने दिया था कि पेपरलेस बजट होगा, और एक ऐप भी लॉन्च किया गया था। कमेंट करके बताइए कि उस ऐप का नाम क्या है। यूनियन लगा है सबसे पहले उस बजट ऐप में, पहले उसके आगे का कंप्लीट करके आप मुझे आप लोग बताइए।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये भी पूछता है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, क्योंकि एक बार यूपीएससी में लगातार 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिए गए थे। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी किया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किया है, विश्व आर्थिक आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी किया है, और ये लगातार पूछा जाता है पेपर में। ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बता सकता है मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का कमेंट करके बताइए मुझे आप लोग। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है 2021 रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो है मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि दर हासिल करने वाला है। मजे की बात है, देखिए कोरोना महामारी हम लोग इतना झेल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतने अच्छे तरीके से हमारे देश में, जैसे सबसे बेसिक नीड क्या होती है कि किसान की? रोटी कपड़ा मकान होता है। तो रोटी की अगर हम बात करें, तो रोटी या अन्न की बात किया जाए तो सरकार ने भरपूर सभी को अन्न दिया है, चाहे वो गरीब परिवार का कोई भी तबका व्यक्ति हो, अन्न के बिना अधूरा नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी सरकार के लिए। अन्य के मामले में हम लोगों ने पूरे आत्मनिर्भर थे इस कोरोना के काल में, क्योंकि लोगों की रोजगार चले गए थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, और जाहिर सी बात है सबसे मजबूरी है इंसान की पेट भरना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी होती है, लेकिन पेट, रोटी, कपड़ा, मकान तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो लोगों का रोजगार छूट गया था। सरकार ने जो है आपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पढ़ा भी होगा, तो जो उनको 5 यूनिट प्रति व्यक्ति जो दिया जाता है, 15 दिन तक उनको फ्री में दिया जाता था। 15 दिन के बाद जैसे उनको पैसा देना होता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये जो भी लगता है उनका प्रति किलो के हिसाब से, जैसे एक व्यक्ति 5 यूनिट दिया जाता है। सभी जानते भी हैं आप लोग, ग्रामीण परिवेश से होंगे या शहर के परिवेश होंगे, आप लोग को भली भांति प्राप्त होगा। तो सरकार ने सभी को अन्न जो है घर घर देने का कोशिश किया था, सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम किया गया था। तो सबसे अच्छी बात है कि कम से कम हम लोग इतने परिपक्व तो हो गए हैं, और ना कोरोना महामारी में बड़े से बड़े विकसित देशों का हाल बेहाल हो गया है इस समय। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी किया है, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत जो है, चूंकि एक भारत विकासशील देश है, और भारत मुख्य अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आईएमएफ के द्वारा ऐसा कहा गया है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में। और 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है 5% की दर से बढ़ेगी, ऐसा कहा गया है कि 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में 5% की वृद्धि होगी। और हालांकि वर्ष 2022 के लिए विकास दर जो है 8% रहने की भविष्यवाणी की गई है, कि 2022 में 8% की विकास दर हासिल करेगा भारत। ये भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये भारत के बारे में कहा गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा किया गया है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है 2021 जो जारी किया, उसमें इसके बारे में बताया गया है कि 2021 की जो है विकास दर है, भारत की अर्थव्यवस्था 5% है, और 2022 का 8% होगा विकास दर। तो ये भविष्यवाणी की गई है भारत सरकार के लिए। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2021 के लिए वैश्विक विकास दर 2% रहेगी, यानी कि ग्लोबल लेवल की अगर विकास दर बात करें तो वो 2% रहेगी, और विश्व आर्थिक वृद्धि दर में 2022 में 2% रहने का अनुमान भी लगाया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 2021 में 1%, सिंगल 1% की विकास प्रति प्राप्त करेगा। तो ये है विकसित देशों का हाल। आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आईएमएफ क्या होता है, कई बार पढ़ा भी चुका हूं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आईएमएफ एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए कि वाशिंगटन डीसी किस राज्य में पड़ता है। आंसर दीजिए कमेंट करके, कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए सभी के सभी। कमेंट कीजिए और सभी के सभी आंसर दीजिए मुझे। कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि वाशिंगटन डीसी किस राज्य में पड़ता है। वाशिंगटन डीसी किस राज्य में पड़ता है? चलिए,
तो जैसे मैंने कहा कि इस साल जो विकास दर है वो 5% रहने की उम्मीद है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ऐसा कहा गया है। और 2022 में 8% रहने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पे कहा गया कि 2% हो सकता है। अमेरिका के बारे में कहा है कि 1% रहने का अनुमान लगाया गया है। और जैसे मैंने कहा वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका में पड़ता है, तो आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। और इस संस्था में जो है 190 देश शामिल होते हैं जो ग्लोबल मौद्रिक सहयोग मतलब वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने और उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो ये है पूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। और दुनिया की कोई ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिस परीक्षा में इसके बारे में चर्चा न की जाती हो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है। तो ये आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, पेपर में लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कितने देश इसमें शामिल होते हैं और इसका मेन काम क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ये। हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। देश है टोटल 190 देश है और इसका काम जो होता है कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना ताकि सभी लोग ट्रेड कर सकें, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने और उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना इसका मेन काम होता है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यह अपने संस्थानों के लिए विश्व बैंक पर निर्भर है, वर्ल्ड बैंक पर निर्भर है। और वर्ल्ड बैंक सभी लोग जानते भी होंगे। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। हालांकि यह औपचारिक रूप से 1945 में अस्तित्व में आया था। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में अभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ा बैंक होता है, सभी लोग जानते भी हैं। जैसे आज भारत में बैंकों का बैंक होता है रिजर्व बैंक, वैसे वर्ल्ड बैंक भी है ग्लोबल लेवल पे। तो यह अपने संस्थानों के लिए विश्व बैंक पर निर्भर होता है और इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। हालांकि यह औपचारिक रूप से 1945 में अस्तित्व में आया था। विश्व आर्थिक आउटलुक के बारे में देखिए क्या है कि यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार की गई है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। और यह आईएमएफ के आर्थिक विकास और नीतियों की निगरानी के प्रमुख हिस्सों का विश्लेषण करती है। और इस रिपोर्ट पर आमतौर पर 2 बार तैयार किया जाता है, यानी कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है आमतौर पर वर्ष में 2 बार तैयार किया जाता है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसको भी देखिए जो जारी करता है आईएमएफ के द्वारा तैयार की जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा की जाती है। तो यहीं पे देखिए 2 क्वेश्चन होंगे कि विश्व आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। जैसे मैंने कहा भी था कि आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है और ये आईएमएफ के आर्थिक विकास और नीतियों की निगरानी के प्रमुख हिस्सों का विश्लेषण करती है। और ये रिपोर्ट आमतौर पर वर्ष में 2 बार तैयार किया जाता है। तो ये भी पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए, और देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये पेपर में कई बार पूछा है। बस लास्ट तक टॉपिक है, पढ़ लीजिए इसको भी, क्योंकि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट भी किया था कि सब लेटेस्ट पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, इसलिए इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, इसलिए मैं बाद में कवर कर भी देता हूँ उसको। मजे की बात है, देखिए अजी मैंने बांग्लादेश का जिक्र किया है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, सभी लोग जानते भी होंगे कि पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल दोनों पहले एक ही था। बंगाल बहुत बड़ा एरिया था, बंगाल बिहार उड़ीसा भी होता था उसमें साथ में। पूर्वी बंगाल 1971 में आपने पता है कि उसको आज़ाद किया गया था, पूर्वी बंगाल को आज़ाद कराया गया था। तो उसी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि उसकी अभी आज़ादी के 50 साल पूरे हो गए हैं, क्योंकि 1971 में ही हुआ था। तो 21 चल रहा है, तो अब जाहिर सी बात है कि इस बार का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है 72वां मनाया गया है। और आपको ये भी पता होगा कि 50 साल पूरे हो गए, क्योंकि 1971 में अस्तित्व में आया था बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, सभी लोग जानते भी होंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड में, कल गणतंत्र दिवस के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को पढ़ाया था कि 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी ही क्यों पड़ता है, कब स्वीकार किया गया था, कब इसे लागू किया गया, सब पढ़ाया था कल मैंने आप लोगों को। जिनको नहीं पता है, ये टेलीग्राम का लिंक है, प्रीवियस वीडियो जाके आप लोग कल का भी देख सकते हैं, इसके पहले के भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड में बांग्लादेश सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने भाग लिया था, यानी कि बांग्लादेश की सशस्त्र टुकड़ी ने भाग लिया था। और बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध और भारत के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50वें वर्षों के जश्न के रूप में बांग्लादेश सशस्त्र बलों ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। यानी कि बांग्लादेश के जितने भी सशस्त्र बल हैं, उन सभी सशस्त्र बलों ने गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लिया था, क्योंकि बांग्लादेश के
जो आज़ादी के 50 साल पूरे हो गए हैं, हाफ सेंचुरी उसने पूरा कर लिया है। और इसी के जश्न के रूप में बांग्लादेश के सशस्त्र बल जितने भी हैं, उन सभी ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया था। बांग्लादेश सशस्त्र बलों के दल में 122 सदस्य शामिल थे और उनका नेतृत्व जो कर रहे थे कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर शान द्वारा किया जा रहा था। और उनके सहायक जो है लेफ्टिनेंट फरहान इशराक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिबरत रहमान थे, जो इसका लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और इस टुकड़ी में बांग्लादेश सशस्त्र बलों के तीनों शाखाओं के सदस्य शामिल थे। तीनों शाखाओं का मतलब होता है नौसेना, जल सेना और वायुसेना। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इस बार के गणतंत्र दिवस के परेड में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने गणतंत्र दिवस के रूप परेड में भाग लिया था। और इस बार 50 साल पूरा भी कर लिया है। आप सभी को पता होगा 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। वर्तमान में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी हैं, ये सभी लोग आप लोग जानते भी होंगे। और भी देखिए, बांग्लादेश की नौसेना और वायुसेना के सदस्यों ने बांग्लादेश की मुक्ति में योगदान दिया था, ये सभी लोग जानते भी हैं। और मार्चिंग टुकड़ी ने 1971 के युद्ध के नायकों के सम्मान में एक विशेष रेड कॉलर भी पहना था। ठीक है, क्योंकि 1971 के युद्ध में बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे नायक थे जिनको सम्मान में पहना गया है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दिया था और शहीद हुए थे। और 1971 के युद्ध में उन्हीं नायकों के सम्मान में एक विशेष टुकड़ी ने रेड कॉलर जो है वो पहना था। और यह तीसरी बार था जब किसी विदेशी देश की एक टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया है। ऐसा तीसरी बार हुआ है, 2021 में हुआ है। और इसके पहले 2017 में गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस की एक और टुकड़ी ने भाग लिया था। तो ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या भविष्य में ऐसा कभी हुआ था कि नहीं हुआ था। तो हुआ था कि 2017 में, जैसे मैंने कहा, कि गणतंत्र दिवस के परेड में फ्रांस की एक और टुकड़ी ने इसमें भाग लिया था। भारत और बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने के साथ साथ 2021 में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसलिए मैंने कहा कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, और जो वर्तमान में शेख हसीना जी हैं, उनके फादर कह सकते हैं आप लोग, इस समय बहुत बड़ा योगदान उनका था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार भी थी, बहुत बड़ा उनका रोल भी था। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेपर में खूब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ये आप लोग को याद भी रहना चाहिए क्योंकि ये देश की बात है। ठीक है, देश की बात है और ये इतिहास तो खैर किसी को भी याद रखना चाहिए। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे कर चुके हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि 2021 में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। तो ये भी आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में कोविड-19 के कारण कम लोग देखे गए हैं। कारण सिंपल सा है भाई, कोरोना महामारी चल रही है, लोग 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का भी पालन कर रहे हैं। और दर्शकों की संख्या 25,000 तक कम हो गया था। कोई बात नहीं, समय सही होगा तो करोड़ों लाखों में आएंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इस साल कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सभी लोगों को पता है कि बोरिस जॉनसन, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है। और उसका कारण ये दिया है कि डियर माई, हम इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना महामारी की स्थिति बिगड़ गई है। और आपने देखा भी होगा कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट आई थी अभी दिल्ली में, दिल्ली एयरपोर्ट पे जैसे ही वो पहुंचती है और जब जांच होता है तो 10 से 12 जो पैसेंजर थे कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इसलिए उन्होंने कहा है कि देखिए हम नहीं आए, लेकिन G7 का जो सम्मेलन होने वाला है उसके पहले हम भारत जरूर आके हमारे देश के प्रधानमंत्री से वो मिलेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक महामारी के कारण अपनी यात्रा रद्द कर दी थी, यही एक कारण था। और दर्शकों की संख्या का जो मेन रीजन यही है कि जाहिर सी बात है, कोरोना महामारी की वजह से लोग कम से कम जा रहे हैं, 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी का भी पालन कर रहे हैं। तो आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाया हूँ, चारों टॉपिक, चाहे लाला लाजपत राय साहब के बारे में पढ़ाया हूँ, चाहे मानव स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में पढ़ाया हूँ, चाहे आपको ये आपके जो गणतंत्र दिवस के परेड के बारे में बताया हूँ, चाहे IMF के बारे में बताया हूँ, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पेपर में खूब क्वेश्चन पूछते हैं। IMF की स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछता है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, वर्ल्ड बैंक के हेड कौन से हैं, या बांग्लादेश के बारे में अगर मान लीजिए पूछ दे, क्या तीनों सेनाओं ने भाग लिया था, क्या आज़ादी के कितने साल पूरे हो गए हैं, वर्तमान में कौन PM है, उस समय कौन PM था। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। टेलीग्राम का लिंक तो मैं आप लोग को ऑलरेडी दे देता हूँ।
ये टेलीग्राम का लिंक है। इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है और ये कोड है। इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप लोग बचा भी सकते हैं, तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। कोड है PJ01, P फॉर प्रिंस, J फॉर जायसवाल, 01 जो है मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है। इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप लोग बचा सकते हैं और ये टेलीग्राम का लिंक है। इस टेलीग्राम का यूज करके तुम्हें 10% जो भी क्लासेज होंगे मेरे, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे देना होता है, मैं इसी टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। आने वाले समय पर मैं बजट पे भी बात करूंगा, क्योंकि बजट भी बहुत ज़रूरी है। कल मैंने पढ़ाया भी था कुछ बजट के बारे में, बस ऊपर ही ऊपर बताया था, लेकिन आपको ये जरूर बता दिया था कि पहली बार ऐसा है कि पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, रात हो गई है सभी की, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, करंट अफेयर हमारे पे छोड़ दीजिए। जिस तरीके से समझाना होता है मैं उस तरीके से ही आप लोग को समझाऊंगा। बाकी भी आप लोग टॉपिक पे फोकस करते रहिए, लेकिन हाँ, परीक्षा में पूछेगा तो पूरा यूपीएससी का करंट अपडेट के हिसाब से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक हो गया, कोड हो गया, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने हो तो आप दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो कल हम फिर मिलेंगे। सभी लोगों को शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सभी लोग पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो चलिए, क्लास को यहीं पर हम ऑफ करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।